नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सास बहू की बहुत ही इमोशनल कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मोनिका ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि कानों में शादीशुदा किंतु छोटी ननद राधा की आवाज पड़ी। हे राम, मम्मी तुमने क्या देखकर भाई की शादी की वहाँ? ना तो स्वागत ढंग से हुआ और ना ही खाना अच्छा था। मेरी ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। पैर पटकते हुए राधा बोली, कोई बात नहीं, अब सबके बीच में तमाशा मत बनाओ, बाद में देखेंगे। मोनिका की सास सीता धीरे से बोली, क्या बात कर लेंगे मम्मी, मेरी तो नाक कट गई मेरी ससुराल में। राधा तुनक करके जवाब दिया, दीदी मम्मी को समझाने से कोई फायदा नहीं, ये सब तो भाई और पापा का किया धरा है। मैंने तो मना किया था किंतु पापा बोले शादी यहीं होगी और पापा की बात का भैया ने भी विरोध नहीं किया। अब ये परिणाम सामने आया है। देवर सोनू बोला। बेचारी मोनिका को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया कि जब भी उसके पापा ने सागर के पापा से बात की तो वो यही बोले थे कि आप जितना खुशी से कर देंगे हमें मंजूर है। और फोन पर सागर ने भी मोनिका की मम्मी से यही कहा था। फिर आज इन सब को क्या हो गया? तभी सागर की आवाज आई, अरे राधा, अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा कि नहीं? दे रहे हैं। भाभी की चिंता होने लगी। अरे अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। कल वहाँ का खाना तो इतना खराब था कि एक निवाला गले से ना उतरा। शेखर तो नाराज हो रहे थे। अपनी बहन के साथ जाकर वहीं किसी ढाबे से खाकर आ गए थे। राधा, ऐसा क्यों बोल रही हो? वैसे तो तुम कहती हो कि चटपटा खाने से शेखर का पेट खराब हो जाता है, और तुम खाती कहाँ हो? तुम तो खाना दाने की तरह चुगती हो। सागर हंसकर बोला, देख मम्मी, भाई तो भाभी ने घर में कदम रखते ही अभी से भैया के सुर बदल गए हैं। मम्मी, मोनिका ने कई दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया है, उसकी मम्मी बोल रही थी, और रास्ते में रो भी बहुत रही थी। किसी से बोलकर एक कप चाय बनवा दो, सागर ने सीता से कहा। सोनू हलवाई को बोलकर सबके लिए चाय को बोल दो, एक बार में ही सबकी बन जाएगी। सागर समझ गया कि राधा और सोनू की बातें मम्मी पर असर कर चुकी हैं। उसने गहनों में सजी घूंघट में छिपी मोनिका की ओर देखा और चुपचाप बाहर चला गया। घूंघट के अंदर आंसू बहाती मोनिका को सागर की बातें सुनकर तसल्ली हुई कि कोई तो है यहाँ उसकी फिक्र करने वाला। थोड़ी देर बाद सागर की बुआ की बेटी रश्मि मोनिका के पास आई। उसके हाथ में चाय और पकौड़ी के साथ बिस्किट भी थे। लो भाभी, भैया ने भिजवाया है, बोल रहे थे कि अभी खाना बनने में कुछ समय लगेगा, तब तक यही खा लो। दीदी मुझे भूख नहीं है, मोनिका उदास थी। भैया भाभी ने बहुत प्यार से भिजवाया है। मैं जानती हूँ आपको मामी जी और राधा दीदी की बातों का बुरा लगा है। भाभी, इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसी ही हैं। पता है, एक बार मम्मी को भी बहुत भला बुरा कहा था मामी ने, तब से वो भी यहाँ नहीं आती हैं। शादी में भी मुझे ही भेजा है वो, और वो नहीं आई। पर दीदी, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से सब अच्छा ही किया। क्या खाना वाकई बुरा था? नहीं भाभी, खाना तो बहुत अच्छा था, पर जिसकी आदत होती है वो तो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देता है। अभी आप ये खा लीजिए, और फिर कोई कुछ भी कहे, मामा जी और भैया तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना? दीदी, मुझे यहाँ डर लग रहा है, बस यही लगता है कोई कुछ कह ना दे, मोनिका बोली। भाभी परेशान मत हो, अभी मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगी। किसी दिन मम्मी लेने मुझे आएंगी और आपको देखने के लिए भी मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। तब तक आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतने में सीता जी आ गई वहाँ। रश्मि, भाभी के साथ बातें ही करती रहेगी या फिर आगे भी कुछ होगा? बाहर जाकर देखो, खाना शुरू हो गया है, कोई छूट ना जाए खाने के लिए। मामी जी, भाभी ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी तो खाना लगवा दें।
तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है, जब तक बड़े नहीं खा लेते हैं वो कैसे खा लेंगी। ससुराल के कुछ तौर तरीके होते हैं, वो आने चाहिए। और फिर ये पकौड़ी चाय भी तो पेट में ही गया है। जी मामी जी। रश्मि ने बहस करना उचित नहीं समझा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। सीता जी मोनिका के पास आई और धीरे से बोली, तुम अभी नई आई हो, कौन कैसा है तुम्हें नहीं पता था, थोड़ा सावधान रहना। सब तुम्हें मेरे और इस घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। मोनिका कुछ नहीं बोली, पर जब से आई थी सबकी सुन रही थी। रात हुई, मोनिका को सोने के लिए एक चारपाई दे दी गई। पूरे दिन में कोई ना कोई उसके पास आता रहा, किंतु राधा और सोनू एक बार भी उसके पास नहीं आए। शाम को खाना भी छोटी चाची ही दे करके गई। पिछली 3 रातों से जागी मोनिका चारपाई पर लेट तो गई, किंतु नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। मम्मी पापा से कह रही थी, देखिए इतनी छोटी सी पगार में हमने कैसे घर चलाया है, मैं ही जानती हूँ। दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही मुश्किल था, उस पर भी मोनिका की शादी के लिए भी पैसे जोड़ना था। कोशिश की तब जाकर के इतना कर पाए हैं। हमारे पास ज़्यादा जमा पूंजी तो नहीं है, पर मोनिका की शादी तो निपट ही जाएगी। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, सब हो जाएगा, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से ही इंतजाम कर लिया था। और फिर गोविंद जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि जितना कर सकते हो उतना कर देना। उन्हें हमारी हैसियत नहीं, हमारी मोनिका पसंद है। हाँ वो तो सही है, पर कल जब जबलपुर वाली चाची का फोन आया था, मोनिका की सास और उनका मायका एक ही गांव में है, वो बता रही थी कि मोनिका की सास बहुत तेज स्वभाव की हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तो देखने आई थी हमारी मोनिका को देखने, और हमारी मोनिका को देख करके कितनी खुश हुई थी वो। और सागर की हाँ पर ही तो शादी हो रही है, इसलिए मोनिका की मम्मी मन में फालतू के वहम मत पालो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान करे ऐसा ही हो। मोनिका की मम्मी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। मोनिका के पापा गिरिजा जी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी, बिक्री के नाम पर घर का खर्च चल जाता था, और शादी ब्याह तीज त्योहार के मौसम में जो थोड़ी बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती उसे वो मोनिका की शादी के लिए बैंक में डाल देते। जमा पूंजी सच में बहुत कम थी, और इसलिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया और कुछ दोस्तों से थोड़ा बहुत उधार भी ले लिया, ताकि बेटी की शादी में कोई कमी ना रहे, पर अपने घर में किसी को भनक भी ना लगने दी। मोनिका से छोटा भाई आदर्श अभी पढ़ ही रहा था। आदर्श बहुत कुछ चाहता था बहन की शादी में, किंतु घर की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ था, इसलिए जैसा चल रहा था उसी में खुश था। और आज ससुराल आकर के ये सब सुनकर मोनिका का मन दुखी था। सोचते सोचते कब सो गई मोनिका पता ही नहीं चला। अगली सुबह 4 बजे ही सासू माँ ने उठा दिया। बहू ये तुम्हारी ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया, आगे से याद रखना, घर में सबके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा हो जाए, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। सीता जी बोली। जी मम्मी जी, मोनिका डरते हुए बोली। कहने को तो अपना घर था, फिर भी ना जाने क्यों उसे हर समय डर लगा रहता था। थोड़ी देर में उजाला हो गया और मोनिका भी नहा धो करके तैयार हो गई। अकेले कमरे में समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी राधा ने कमरे में कदम रखा और मोनिका को गौर से देखते हुए बोली, भाभी तैयार हो गई कि नहीं? जी दीदी तैयार हूँ, मोनिका हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। वो घर के माहौल को हल्का करना चाहती थी। यही साड़ी है आपके पास, कोई दूसरी नहीं है? सारे काम बस सस्ते में ही निपट गए हैं लगता है। अरे नहीं दीदी, मेरे पास और भी साड़ी है, आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूंगी, मोनिका बड़े प्यार से बोली। मोनिका ने अपना सूटकेस खोल दिया। राधा ने एक सरसरी सी निगाह सूटकेस पर डाली और बोली, यही ठीक है, यही पहने रहो। और सुनो, आज आपकी पहली रसोई है, थोड़ी देर बाद रसोई में आकर खीर बना लेना, बाकी खाना घर की औरतों ने बना लिया है।
अच्छी खीर बनाना। जी दीदी, मोनिका बोली। राधा चली गई और मोनिका की धड़कनें तेज हो गई। खीर बनानी है, बना लूंगी। पापा हमेशा बोलते थे मोनिका खीर बहुत अच्छी बनाती है, और पापा को याद मोनिका रो पड़ी। पापा को मेरे ना रहने से कितनी परेशानी हो रही होगी। अब घर के बाहर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी भी तो मेरे बिना बाजार नहीं जाती थी, और आदर्श भी कितना अकेला हो गया होगा मेरे बिना। तभी रश्मि आ गई। अरे भाभी, रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है? समझ सकती हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली। दीदी, मुझे रसोई नहीं पता कहाँ है, कमरे से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, मोनिका बोली। अरे चलो, मैं ले चलती हूँ, मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ, चलिए। मोनिका रश्मि के साथ रसोई तक पहुँच गई। चाची, अब क्या खीर भी तुम ही बना दोगी क्या? बाहर आ जाओ, आज से रसोई भाभी की हुई, कहकर राधा हंस दी। मोनिका ने घूंघट डाले डाले खीर बनाई। सबको खाने के साथ खीर भी परोसी गई। सबने खीर खाई और खूब तारीफ की। साथ ही मोनिका की मुंह दिखाई भी हुई। सबने सगुन के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दिया। गोविंद जी ने भी खीर खा करके अपनी प्यारी बहू को सोने की अंगूठी दी, पर सासू माँ की पर्स से कुछ ना निकला। मोनिका ने इस बात पर ध्यान भी दिया, और राधा की नजर तो भाभी की ओर से मिलने वाले नेक पर थी। मम्मी, भाभी को सबने कुछ ना कुछ दिया है, पर भाभी ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अरे मांग लो अपनी भाभी से जो कुछ चाहिए, मना थोड़े करेगी, आखिर इकलौती ननद हो तुम। और मम्मी, मुझे भी नहीं मिला कुछ शादी में। आज सुबह मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई की ससुराल में क्या मिला है। सोनू भी बोला। अरे देखो, यही समय है, जो चाहिए ले लो, फिर क्या जाने आगे मिले या ना मिले, सीता जी बोली। तब तक गोविंद जी भी आ गए और बोले, राधा, तुम्हारे और शेखर के लिए मैंने सोने की चैन बनवाई है। भाभी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और सोनू, तुम अपने दोस्तों से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? घर में तुम्हारी भाभी आ गई हैं, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए? कमरे में सन्नाटा छा गया और किसी की हिम्मत ना हुई कि आगे कुछ बोल दें। गोविंद जी कमरे से बाहर चले गए। राधा ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, भाभी के आते ही पापा इतना बदल जाएंगे सोचा भी नहीं था। देखा, अभी भाभी को आए 2 दिन भी नहीं हुए और पापा ने उनके आगे इतनी बेइज्जती कर दी। राधा बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि भाभी के आने के बाद पापा जी ऐसे ही पलटी मारेंगे। वैसे भी पापा को शुरू से ही भैया ही ज्यादा पसंद रहे हैं। मोनिका को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपने हाथ की 2 अंगूठी में से एक निकाली और राधा की ओर बढ़ा दी। दीदी, मेरी तरफ से ये आप ले लो। नहीं चाहिए, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी, ऐसा मत बोलिए, वो पहले आपके पापा हैं, फिर मेरे पापा हैं। यहाँ की हर चीज पर पहले हक आपका है। रहने दो भाभी, मुझे मत समझाओ। इतना कहकर राधा पैर पटकते हुए वहां से चली गई और मोनिका डरी सहमी खड़ी देखती रही। भैया, आपके लिए पापा ने घड़ी भिजवाई है, पर मुझे आप मिले ही नहीं अभी तक ठीक से, इसलिए नहीं दे पाई। चलिए, मैं देती हूँ आपको। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपनी कमाई में ही खरीद लूंगा। सोनू के तेवर को देखकर मोनिका आगे एक शब्द ना बोल सकी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा सागर सारा तमाशा देख रहा था। मोनिका को रश्मि ने खाना दिया और साथ में खुद भी खाई। सारा दिन रिश्तेदार जाते रहे और मोनिका को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते रहे। वो उदास मन से हंस हंस करके सबको विदा करती रही। शाम तक लगभग सभी रिश्तेदार चले गए। रात के 10 बजे थे। रश्मि, अपने भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दो, सीता जी की आवाज आई। थोड़ी देर में रश्मि ने मोनिका को उसके कमरे में पहुंचा दिया। मोनिका का कमरा घर के ऊपर वाले हिस्से में था, जहां सागर पहले से ही उपस्थित था। भैया, भाभी, रश्मि बोली। अरे आओ मोनिका, सागर ने बड़े प्यार से कहा। भैया, मैं जाऊं? रश्मि बोली। ठीक है बेटा, जाओ। सागर रश्मि से बोला। वो चली गई। आओ मोनिका, ये हमारा कमरा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आकर हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। मोनिका धीरे से मुस्कुरा दी। अरे अब किसे घूंघट करे हो? यहाँ पर सिर्फ मैं ही तो हूँ, कहकर उसने मोनिका का घूंघट हटा दिया। मोनिका शर्मा गई। आंखें तो
पहले ही झुकी थी। मोनिका शर्मा गई, आंखें तो पहले ही झुकी थी। मोनिका ये देखो, ये मेरी सबसे प्यारी मेज कुर्सी और यहाँ सामने खिड़की से आसमान में चांद दिखाई देता है। ये जगह मुझे पूरे घर में सबसे प्यारी है और आज से मेरे साथ साथ तुम्हारा भी इस मेज कुर्सी और कमरे से तुम्हारा भी पूरा पूरा हक है। मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा पूरा हक है। मोनिका धीरे से मुस्कुरा दी। सागर ने मोनिका का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मोनिका हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। मैं जानता हूं कि तुमने कल से आज तक में बहुत कुछ झेला है, सुना है, हो सकता है आगे भी सुनना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी और राधा गुस्से की तेज हैं, उन्हें गुस्से की काबू करना नहीं आता है और वो वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं। पर तुम घबराना नहीं, अब ये घर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोनू अभी नादान है और सही गलत या फिर रिश्तों की उसे अहमियत पता नहीं है। लो, इस घर में जो भी गलत है तुम्हें सही बनाना है, वो भी प्यार से। जी, मैं आपकी हर बात को पूरा जीवन याद रखूंगी, मोनिका बोली। बस मोनिका, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की ही तलाश थी। इतना कहकर सागर ने मोनिका को गले से लगा लिया। अगली सुबह मोनिका 4 बजे सो करके उठ गई। शादी वाला घर था, पूरा घर फैला हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करें। फिर भी उसको जैसा समझ आया किया। पूरे घर को झाड़ू पोंछा, साफ सफाई की, नहा धो करके सभी के लिए नाश्ते की तैयारी की। अभी तक सब सो ही रहे थे। वो जाकर अपने कमरे में बैठ गई और सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी राधा की आवाज आई, मम्मी, इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। मेरे कमरे में पोंछा लगाने को किसने कहा था? कितना गीला पोंछा लगाया है। बेटा पंखा चालू कर ले, अब ये सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। आवाज सुनकर सागर की भी नींद टूट गई और मोनिका भी नीचे उतर कर आ गई थी। क्या हुआ दीदी? मोनिका डरते हुए बोली। ये जो कमरे में गंगा यमुना बहाई है उसकी बात हो रही है, राधा ने ताना कसा। मोनिका ने कमरे के फर्श पर नजर डाली और बोली, अभी सूख जाएगा दीदी और आगे से मैं आपकी बात याद रखूंगी। ओ मम्मी, ये क्या बन रहा है आज? मुझे आलू के पराठे खाने हैं, मैं ये लौकी की सब्जी नाश्ते में नहीं खा सकता। मोनिका रसोई की ओर भागी। भैया परेशान मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। मोनिका ने आलू उबालने को रख दी। जल्दी जल्दी सबको नाश्ता बनाया। भाभी मुझे बताए क्या करना है? रश्मि आ करके बोली। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कुछ न करने के लिए गर्दन हिला दिया और बोली, कुछ नहीं दीदी, सारा काम हो गया है, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भाभी, आपके साथ कर लूंगी। अभी आप भैया को नाश्ता दे दीजिए और बर्तन मैं साफ कर दूंगी। मोनिका नाश्ता लेकर के अपने कमरे में पहुंची तो सागर भी नहा धो करके तैयार हो चुका था और मोनिका का ही इंतजार कर रहा था। अरे मोनिका आओ, सागर बोला। जी नाश्ता, मोनिका बोली। आओ ना, दोनों साथ में बैठ करके नाश्ता करते हैं, सागर मोनिका का हाथ पकड़ करके बोला। पर अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं, तुम भी तो सुबह से लगी हो। कोई बात नहीं, नहीं तुम्हें खाना होगा, सागर बोला। तभी राधा आ गई। सागर मोनिका को अपने हाथों से खिला रहा था। भैया पापा बुला रहे हैं, किंतु मोनिका को कमरे में देख ठिठक गई। भैया आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। राधा चली गई किंतु रसोई में जाकर मम्मी के आगे हंगामा कर दिया। देखा मम्मी, अभी हम भूखे ही पड़े हैं और भाभी भैया के साथ पेट पूजा कर रही हैं। क्या करोगी बेटा? समय बहुत खराब है, समझ में नहीं आता है क्या क्या सिखाना पड़ेगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि शेखर आ गया। घर का दामाद था, इसलिए सीता जी को चुप होना पड़ा। राधा घर चलना है या फिर यहीं रहना है? अब भाभी को घर संभालने दो। शेखर की आवाज में कड़कपन था। सीता जी चुप, राधा चुप। रश्मि ने मोनिका की ओर से कहा, जीजा जी भाभी कह रही हैं कि कुछ दिन के लिए दीदी को यहीं छोड़ दें। रश्मि, बहुत दिनों से राधा यहीं है, अभी जाने दो, अगली बार जल्दी ही ले आऊंगा। मोनिका चुपचाप सुन रही थी। शाम को राधा अपनी ससुराल चली गई और सावित्री बुआ आ गई। भाभी बहू तो बहुत ही अच्छी है, सावित्री ने सीता से कहा। अरे पसंद भी तो तुम्हारे भाई की है, पर अभी काम की समझ नहीं है, मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा।
मोनिका घर की बड़ी बहू है, सबको ख्याल रखना, सावित्री बोली। इससे पहले कि मोनिका कुछ कहती, सीता हूँ बोल पड़ी, रखेगी क्या? रखेगी क्यों नहीं, अब रहना भी तो इसी घर में है। बात सही पर कहने का तरीका गलत था। अगले दिन सावित्री बुआ रश्मि को लेकर के चली गई। जाते समय सीता ने सावित्री को एक साड़ी और रश्मि को 100 रुपए दिए, जो कि रिश्तों को देखते हुए बहुत कम थे। आखिर रश्मि ही थी जो कि शादी के 7 दिन पहले से आकर घर का काम संभाले थी और मोनिका के आने के बाद मोनिका का पूरा ख्याल रखा। चलते चलते मोनिका ने सागर से पूछकर एक साड़ी बुआ को और 1000 रुपए रश्मि को पकड़ा दिए। सीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मोनिका बेटा इसकी क्या जरूरत थी? सावित्री ने मोनिका से कहा। ले लीजिए बुआ जी, ये मोनिका और मेरी तरफ से है और आप यूं ही आती रहिए, हमें अच्छा लगेगा। ले लो सावित्री, महंगी साड़ी लगती है। सीता ने साड़ी को हाथ लगाते हुए कहा। मम्मी ऐसे मत बोलो, ये तो मोनिका का प्यार है बुआ के लिए, सागर बोला। मोनिका भी मुस्कुरा दी। सावित्री के जाते ही सीता ने घर में तांडव मचा दिया। बोली, इतनी बड़ी हो गई, अभी पैर घर में रखा है और अभी से मालकिन बन गई। अभी 2 दिन नहीं हुए आए और बुआ पर इतना प्यार आ गया। सीता, कोई भी बात का जब तक तुम तिल का ताड़ ना बना दो तुम्हें चैन नहीं आता। जाओ बहू, तुमने जो किया है ठीक किया है। मैं तो तुम्हारे सास के स्वभाव के कारण अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तुमने मेरी लाज रख ली। उसके आगे खुश रहो। जाओ अब अपने कमरे में जाओ, आराम करो। मोनिका अपने कमरे में चली गई। सभी लोग चले गए। अब घर में मम्मी पापा, सोनू, सागर और मोनिका ही बचे। मोनिका सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती थी, नाश्ता पानी बनाती थी। एक बहू के जो जो जिम्मेदारी थी सब बखूबी निभा रही थी और सीता जी अपनी सास की भूमिका को पूरी तरह से निभा रही थी। मोनिका के हर काम में कमी निकालना ही उनका काम था, लेकिन मोनिका सागर से कुछ ना कहती, हमेशा सबके सामने हंसती रहती और मायके वालों को याद करती। पापा बोले थे 10 दिन बाद आएंगे, आज कल में आ जाएंगे, यही सोचकर खुश थी। बेटी थी, मायका छूटने का दर्द सह रही थी। सब कुछ मिला ससुराल में, पिता समान ससुर और इतना चाहने वाला पति, लेकिन भाई और माँ तो मायके में ही छूट गए थे। अगली सुबह ही गिरजा जी अपनी बेटी को लेने आ गए। पूरे घर में सन्नाटा था। मोनिका अपने काम में लगी थी और सीता जी शायद पड़ोस में गई थी। मोनी बेटा, मोनी कहते हुए गिरजा जी घर के आंगन तक चले आए। अरे पापा, आप आ गए। मोनिका दौड़ करके छोटे बच्चे की तरह अपने पापा से लिपट गई। इतना इंतजार किया, कितना इंतजार किया आपका, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारा भी मन नहीं लगता। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे आने के एक एक दिन गिन रही हैं, बाकी सब लोग कहाँ हैं? जी मम्मी जी बगल में चाची जी के यहाँ गई हैं। पापा और ये ऑफिस गए हैं। मोनिका के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके पापा उसके घर पहली बार आए थे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि सीता जी आ गई। समधी जी को सामने देख चेहरे पर कोई खास खुशी ना दिखाई दी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। भाभी जी, शादी में कोई शिकायत तो नहीं रही? अब भाई साहब ये बात ना करें, जो होना था हो गया, अब शिकायत से क्या फायदा? गिरजा जी चुप हो गए। भाई साहब आप आराम कीजिए, ये लोग तो शाम को ही मिलेंगे, तब तक अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोगों के होते हुए उसे क्या दिक्कत होगी? सीता जी ने अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। पापा जी चलिए मेरे कमरे में चलिए, वहाँ आराम कीजिए। मोनिका गिरजा जी को अपने कमरे में लेकर के चली गई। बेटा कोई परेशानी है क्या? चिंतित गिरजा जी ने मोनिका से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। पापा जी का स्वभाव ही ऐसा है। आपने जो भी किया अच्छा किया। मोनिका गिरजा जी को परेशान देख अपना दुख छुपा ले गई। शाम को सागर और गोविंद जी के आने के बाद ही गिरजा जी सामान्य हुए। भाई साहब कुछ कमी रह गई हो तो माफ करना। अरे नहीं, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया था। हमारा सौभाग्य है कि आपकी इतनी सुशील बेटी हमारे घर की बहू बनी। जी ये तो आपके इसके भाग्य हैं। कहते हुए गिरजा जी ने सीता जी की तरफ देखा तो वे मुंह बनाए खड़ी थी। भाई साहब मैं मोनिका को ले जाने आया हूँ, अगर 10-15 दिनों के लिए भेज दे तो हमें खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, आप मोनिका को ले जाइए, ये तो रिवाज है। अगले महीने की नवरात्रि में सागर मोनिका को लेने आ जाएगा। क्यों सीता, ठीक है ना? नवरात्र के तो करीब 20 दिन हैं। इतने दिनों के लिए मोनिका चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी।
जाएगी। मेरे से अब काम होता नहीं है, इसलिए 10 दिन में से ज्यादा नहीं। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपना घर पहले देखना है। ठीक है भाभी जी, जैसा आप उचित समझे। मोनिका बेटा जाओ तैयारी कर लो, कल सुबह जाना है ना। मोनिका अपने कमरे में आ गई, पीछे पीछे सागर भी आ गया। तो कल जा रही हो? हाँ, जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर में अच्छा नहीं लगेगा। जी जल्दी आ जाएंगे। मोनिका यहाँ जो भी मम्मी ने कहा अपने घर जा करके पापा से मत कहना, वो दुखी हो जाएंगे। जी नहीं कहूँगी, विश्वास कीजिए। अगले दिन मोनिका अपने मायके आ गई। मम्मी पापा ने ससुराल में क्या हुआ जानने की कोशिश की और मोनिका अपनी बातों से एहसास दिलाती रही कि सब ठीक रहा। 10 दिन बाद सागर लेने पहुंच गया और मोनिका एक बार फिर अपनी ससुराल आ गई। और फिर वही रोज के उलाहने और छोटी छोटी बातों पर मायके के ताने। मोनिका सब कुछ सुनती रही और उसी सेवा भाव से सब करती रही। जब राधा आ जाती तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती, लेकिन सागर और गोविंद जी के प्यार से सब भूल ही रहती थी। इसी तरह शादी के 3 साल हो गए और मोनिका एक बच्चे की माँ बन गई। लेकिन ससुराल में उसकी परेशानियां कम ना हुई। एक दिन वो भी आया जब गोविंद जी इस दुनिया को छोड़कर चल दिए। अब तो सीता जी के जुल्म और बढ़ गए। सागर भी सब चुपचाप देखता, किंतु माँ के जवाब नहीं देता, उल्टा मोनिका को ही समझा करके चुप करा देता। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि मोनिका पढ़ी लिखी होकर के भी अनपढ़ वाली जिंदगी जीने लगी। 2-2 साल तक मायके नहीं जाती, रात दिन घर के कामों में लगी रहती। अब सागर के प्यार में भी वो गर्मजोशी नहीं रही। कभी मोनिका को पास बैठा करके ये भी ना पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए या कोई दुख या तकलीफ है। पढ़ी लिखी मोनिका अब जुबान वाली गूंगी हो चुकी थी। जुबान तो थी, किंतु गलत को गलत कहने की हिम्मत खो चुकी थी। मोनिका किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। मोनिका का बेटा मोनू सारा दिन दादी के पास रहता। आखिर सीता जी के कुल का दीपक था, इसलिए उसे सीने से लगाए घूमती। असर ये हुआ कि मोनू भी दादी की जुबान बोलने लगा। शुरू में तो सब हंसी में चला गया, लेकिन धीरे धीरे मोनू बदतमीज हो गया। अपनी माँ के खिलाफ सीता जी का साथ देता और सागर इसे दादी पोते का प्रेम समझ चुप रहता। और यदि कभी कुछ कहता भी तो सीता जी मोनू का पक्ष ले लेती। समय बीतता गया, सोनू की शादी हुई और मोनिका जेठानी बन करके आ गई। सोनू की पत्नी नैना पहले ही दिन से मोनिका की हालत देख सतर्क हो गई। वो मोनिका की बहुत इज्जत करती, किंतु सीता जी को तनिक भी भाव नहीं देती और सीता जी उसके जवाब सुन करके चुप हो गई। नैना को कुछ कहने की हिम्मत ना होती और सारा गुस्सा मोनिका पर उतरता। और बस इसी तरह से एक लंबा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और मोनू जवान हो गया। मोनिका की उम्र अब सास की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। मोनू की नौकरी लग चुकी थी और अब उसके लिए सभ्य सुशील कन्या की तलाश थी। बहुत जल्दी ही तलाश पूरी हुई और मोनिका सास बन गई। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। मोनिका दौड़ दौड़ करके पूरे घर का काम निपटा रही थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आज उसके बेटे की बारात सजने वाली थी। आज उसका बेटा दूल्हा बनने जा रहा था। राधा और रश्मि भी अपने अपने पति और बच्चों के साथ आई थी। राधा आज भी वही 30 साल वाली राधा थी। स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया था। मोनिका उसके लिए आज भी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी और नैना ने राधा को कभी घर का सदस्य नहीं समझा। और तो और अब तो सोनू भी नैना के इशारों पर ही चलता। नैना के 2 बच्चे थे जो मोनिका ने ही पाले थे और बच्चे भी बड़ी माँ कहते ना थकते थे। हर तरफ मोनिका मोनिका की ही पुकार थी। रश्मि भी मोनिका के साथ काम में तो लगी थी, तभी जोर से आवाज आई, मोनिका अभी कितना समय लगेगा, तुम सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता। आवाज सागर की थी। आ रही हूँ। मोनिका अपने कमरे की ओर भागी, पर अब उसमें पहले वाली ताकत नहीं बची थी और वो लड़खड़ा करके गिरते गिरते बची। संभल कर दीदी, गिर जाओगी, नैना बोली। मोनिका हंस दी। इतने साल हो गए शादी के, लेकिन आज भी भैया छोटी छोटी चीजों के लिए आप पर ही निर्भर हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अब आपकी पहले वाली उम्र नहीं रही। अरे यही तो समझाते जिंदगी हो गई, पर इनमें तुम्हारी वाली बात कहाँ है। मम्मी जी, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। मैं भी 17 साल से इसी घर में हूँ।
अगर ऐसा है तो आप क्यों न इनकी तरह बन गई इस घर में आकर के। आपने तो आते ही भैया को सब सिखा दिया था। दीदी, इंसान देख कर ही सीखता है और मैंने पहले ही दिन इस घर में आकर बहुत कुछ देखा और सुना और सीखा। राधा भी चुप हो गई। मोनिका ने नैना को आंख दिखाई और सागर के पास पहुंच गई। मोनिका, मेरे कपड़े कहाँ हैं जो शाम को पहनने हैं, और वो नए वाले जूते कहाँ हैं? इस घर में कुछ भी नहीं मिलता है। जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी पहनने हैं क्या? आपको सब समय पर मिल जाएगा। अरे अभी बता दो, मुझे पता होने चाहिए। जी, आपकी अलमारी के नीचे वाले खाने में ही रखे हैं। और मोनू, मोनू कहाँ है? बहुत देर से नहीं दिखा। आज भी पैर घर पर नहीं है। वो तो सोनू ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, वरना मेरे लिए ये सब अकेले करना मुश्किल था। अब मैं जाऊं? अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, जल्दी करना सब, ताकि बारात समय से निकल सके। अरे मोनिका सो गई क्या? मोनिका तेज कदमों से चलते बाहर चली गई। शाम हुई, बारात निकली। मोनू को दूल्हे के रूप में देखकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। माँ, बाप का ये सपना तो उसी दिन से आंखों में बस जाता है जिस दिन से उनका बेटा जन्म लेता है। मोनिका भी अपने लाल को देख खुश थी, किंतु मोनू अपनी सारी खुशी अपनी दादी के साथ साझा कर रहा था। अगले दिन सुबह मोनू अपनी दुल्हन ले आया। दरवाजे पर स्वाति को देखकर मोनिका को अपने दिन याद आ गए। वो दिन जब उसने बहू बन करके इस घर में कदम रखा था। पर अच्छा याद करने के लिए क्या था? उसे वो सारी बातें याद आ गई कि उसके साथ सीता जी ने क्या व्यवहार किया था। राधा ने उसे और उसके घर वालों को क्या क्या नहीं कहा था। अगर पापा और सागर ना होते तो उसका क्या होता? मोनिका की आंखों में आंसू आ गए और कसम खा ली कि जो भी उसने सहा है, आप ई बहू को नहीं सहने देंगी। दीदी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी बहू आई है, चलो आरती उतारो दीदी, नैना बोली। अभी मोनिका आगे बढ़ी ही थी कि सीता जी और राधा ने आरती की थाली उठाई और आगे बढ़ गई। अरे आज तो मम्मी भी दादी सास बन गई हैं। आरती मम्मी उतारेंगी। नैना ने राधा को पीछे पकड़ करके खींच लिया। नहीं दीदी, अब ये नहीं, ये हक मोनिका दीदी का है और ये काम वही करेंगी। और आप भी कोशिश करें कि हमारे घर में हमें क्या करना है ये हमें ही निर्णय लेने दें। नैना सोच समझ कर बोलो, राधा इस घर की बेटी है। सीता जी चिल्ला कर बोली। तो फिर मम्मी, इन्हें भी ये बात याद रखनी होगी कि ये इस घर की बेटी हैं। नैना, पागल हो गई हो क्या जो बोले जा रही हो? मोनिका बोली। भाभी क्या कर रही हो? मोनू और स्वाति दरवाजे पर अंदर आने का इंतजार कर रही हैं और आप लोग अभी तक निश्चित नहीं कर पाए। चलो मोनिका दीदी, कहकर एक हाथ में थाली ले कर और दूसरे हाथ में मोनिका को खींचते हुए बाहर की ओर चल दी। सीता और राधा उसे देखती रह गई। मोनिका ने बहू की आरती उतारी और अंदर ले आई। नैना, बहू के कपड़े बदला के उसके खाने का इंतजाम करो। जी दीदी, कहकर नैना जैसे ही आंगन की तरफ आई, देखा मोनू राधा और सीता जी के साथ बैठा हुआ था। चाची जी, मम्मी कहाँ हैं? क्यों? जी, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? उन्होंने बुआ और दादी से क्यों ऐसे बात की? कैसे बात की? और फिर जो बात की मैंने की, इसलिए जो बात पूछना है मुझसे पूछो। चाची जी, आपको कभी मम्मी की गलती नहीं दिखती? गलती की तो बात ना करो लल्ला, हमें भी दीदी शुरू से ही गलत लगी, बस सब नजरिए की बात है। मोनू का कोई जवाब ना सूझा। नैना स्वाति के लिए खाना लेने चली गई। अगले दिन लगभग सारे रिश्तेदार चले गए। सब कुछ सामान्य रहा। स्वाति की मुंह दिखाई हुई, जिसको जो ठीक लगा दिया, लेकिन मोनिका के पास अपनी लाडली बहू को देने के लिए कुछ नहीं था। शादी में ज्यादा कुछ मिला नहीं था। जो भी था वो वर्षों पहले ही सीता ने ले लिया था और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ वापस मांगने की। हिम्मत भी नहीं थी। सागर से एक दो बार कहा तो सब कुछ तो उन्हीं का है कह करके बात को टाल दिया था। आज बेचारी लाचार थी और अपनी इस लाचारी पर शर्मिंदा भी हो रही थी। भाभी, बहू को क्या दे रही हो? राधा ने सबके सामने बोली। जी दीदी। मोनिका के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ तो देना ही था। एकमात्र सोने की बालियां ही थी जिनके कारण पूरी शादी में उसकी इज्जत बची हुई थी। उसने कान की बालियां उतारी और स्वाति के हाथों में मुंह दिखाई का नेग रख दिया। नैना सब कुछ देख रही थी। अगली सुबह जब नैना की नींद खुली तो
रसोई में खटपट की आवाज आ रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे। उठकर रसोई में गई तो देखा मोनिका काम में लगी थी। दीदी, अब आप रसोई में क्या कर रही हैं? अब आपके आराम के दिन हैं दीदी, छोड़िए ये काम, अब ये सब स्वाति की जिम्मेदारी है। अरे तो क्या हुआ, एकदम से सारी जिम्मेदारी डालना ठीक तो नहीं है। अभी अभी तो शादी हुई है, अपने ही घर में तो आई है, फिर बहू होने के बंधन कैसे? पर दीदी, अरे तुम हो ना मेरे साथ, तुम भी तो इस घर में एक दिन नई आई थी और तुमने ही मुझे सबसे ज्यादा समझा। ठीक है दीदी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। स्वाति 8 बजे सो करके उठी, तब तक नाश्ता पानी सब हो चुका था। भाभी बहू को इतनी आराम? दीदी, इतनी आराम तो हमने भी अपने ससुराल में नहीं की, नैना बोली। मोनिका मुस्कुरा दी। स्वाति ने भी सास के प्यार को खूब फायदा उठाया। जब मन होता सोती, जब मन होता उठती। मोनू के सुबह ऑफिस जाने से उसका कोई लेना देना नहीं था। मोनिका पहले ही की तरह सारा दिन काम में लगी रहती। स्वाति और सीता सारा दिन बैठकर बातचीत में लगी रहती। नैना को बहुत गुस्सा आता, लेकिन स्वाति को नैना के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन 2 बार नैना ने कुछ कह दिया तो उससे नैना और उसके बच्चों से बात करना बंद कर दिया। और फिर स्वाति की गलतियों पर मोनिका को चुप देख वो भी चुप हो गई, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि उसके और मोनिका के रिश्ते पर गलत असर पड़े और घर का माहौल बिगड़े। धीरे धीरे मोनिका की स्थिति घर में नौकरानी की हो गई। उसे हर छोटा बड़ा बात बात पर झिड़कता, किंतु वो तो बहुत पहले पत्थर की हो चुकी थी। सागर को भी बस अपने काम से मतलब था। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वो भी समय के साथ साथ दूर होता चला गया। पर कोई शिकायत नहीं थी मोनिका के मन में। देर बहुत हो चुकी थी, पर कब तक? एक दिन की बात है, घर में सत्यनारायण की पूजा थी। राधा भी आई हुई थी, पंडित जी आ चुके थे। पूजा में मोनू और स्वाति को बैठना था। मोनिका और नैना ने मिलकर के सारा काम निपटाया। स्वाति अपने रोज वाले समय पर ही उठी। सीता जी और राधा जी तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। स्वाति, जल्दी बाहर आओ, पूजा का समय हो गया है, मोनिका ने आवाज लगाई। पर स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वाति, जल्दी करो, मोनिका फिर से बोली। क्यों? घर सर पे उठा रखा है, एक बार में सुन लिया, स्वाति ने झल्लाते हुए जवाब दिया। स्वाति, कैसे जवाब दे रही हो? सास है वो तुम्हारी, माँ के समान है। नैना ने सबकी ओर देखते हुए धीरे से कहा। चाची जी, आप चुप रहिए, ये मेरे और इनके बीच की बात है, स्वाति ने जवाब दिया। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, क्या आप अब भी चुप रहेंगी? नैना ने रोते हुए कहा। मम्मी तो हमेशा ही चुप रहती हैं, सारी आग तो आप ही लगाती हैं। सीता और राधा एक दूसरे को देख धीरे से मुस्कुरा दी। सागर के मुंह से कुछ न निकला, वो घर के बाहर चला गया। सागर को बिना कुछ बोले जाते देख सोनू को बहुत गुस्सा आया। सारी जिंदगी नैना ने मोनिका का साथ दिया, किसी ने भी मोनिका को कुछ कहा तो नैना ढाल बन करके खड़ी रही। किंतु आज जब स्वाति और मोनू नैना से बदतमीजी से बात कर रहे थे, तब भी सागर और मोनिका चुप थे। सोनू से बर्दाश्त न हुआ और जोर से चिल्लाया, बस मोनू, अब एक शब्द नहीं। तुम भैया भाभी से चाहे जैसे बात करो, पर नैना से ऐसी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नैना, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी सही गलत की परिभाषा ही भूल चुकी हैं। सारी जिंदगी तुमने इनका साथ दिया और आज बदले में ये मिल रहा है। नैना रोते हुए अपने कमरे में चल दी। रुको नैना, मोनिका जोर से चिल्लाई। नैना रोते हुए मोनिका को देखने लगी। अभी और कुछ बाकी है क्या? राधा बोली। बस राधा, अब और नहीं। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत की, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। पहले दिन से ही मैंने तुम्हें बड़ी बहन की तरह माना और आपने मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया है। आप सारी जिंदगी मम्मी को मेरे खिलाफ बोलती रही, सुनती रही, सब कभी आपको या घर के किसी सदस्य को जवाब नहीं दिया। पता है क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले दिन वादा किया था कि कोई कुछ भी कहे चुप रहूंगी, घर में कलह नहीं होने दूंगी। आपके भैया ने भी वादा किया था कि इसके बदले में वो मुझे बहुत प्यार देंगे। प्यार तो दिया, पर माँ बहन को सम्मान देते देते वो मुझे सम्मान देना भूल गए। घर में एक पति ही होता है जो चाहे तो अपनी पत्नी को घर के बाकी सदस्यों से सम्मान दिलवा सकता है, और यदि पति पत्नी की परवाह नहीं करता है तो बाकी रिश्ते भी उस पर हावी होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। मम्मी जी, मैंने आपसे कोई
कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इतने सालों में आपको कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आया। प्यार ना सही, थोड़ी सी दया सी दिखा देती। मैंने सागर की हमेशा घर के मामलों से दूर रखा और धीरे धीरे वो ही मेरे से दूर हो गए। मोनू को जन्म देकर भी कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। सोचा मैं ना सही, मेरा बच्चा तो आपको प्यारा है, आप उसे प्यार करती हैं, मैं खुश रही। लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझसे दूर हो गया। नैना के आने से मुझे एक सहेली मिली, एक रिश्ता मिला जिसने मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया। उसने मुझे बहुत बदलना चाहा, पर मैं ही खुद को नहीं बदल पाई। बहू अच्छी नहीं थी, सोचा सास ही अच्छी बन जाऊं। स्वाति ने जब घर की दहलीज पर कदम रखा, मैंने सोच लिया जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं स्वाति को दूंगी। वो इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी और उसको मैंने किसी भी बात के लिए दबाव नहीं दिया। किंतु उसने भी मेरे प्यार और मेरी सोच का गलत फायदा उठाया। आज उसने तेज आवाज में बात करके ये साबित कर दिया कि मैं तब भी गलत थी और आज भी गलत हूँ। जब मैं बहू थी तो सास की नज़र में, और आज जब सास हूँ तो बहू की नज़र में, तो बहू की नज़र में ये हालत में हूँ। पर नहीं मम्मी, हर बार गलत नहीं है हम। अब बस नैना और सोनू कहीं नहीं जाएंगे, और अगर कोई और जाना चाहे अपनी खुशी से तो जा सकता है। मम्मी देखा, बरसों बाद जुबान खुली है तो कितना जहर उगल रही है। बस राधा, बहुत हुआ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। सागर बोला, जो कि दरवाजे के पीछे से मोनिका की बातें सुन रहा था। मोनिका मुझे माफ कर दो, मैं सच में भूल चुका था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, पर शिकायत भी है कि तुमने भी कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। स्वाति और मोनू आज की पूजा में दोनों नहीं बल्कि मैं और मोनिका बैठेंगे। नैना सारी जिंदगी समझदारी से काम लिया और आज घर छोड़ करके चल दी, वो भी सोनू के कहने पर, जो खुद हर काम में तुमसे पूछ करके करता है। चलो बैठो यहीं। नैना और सोनू भी वहीं बैठ गए। स्वाति और मोनू भी पूजा में बैठ गए। पूजा संपन्न हुई। मोनिका उठकर रसोई की ओर जाने लगी तो मोनू बोला, स्वाति, मम्मी के साथ जाकर रसोई का काम देखो। मम्मी, आज से आप स्वाति को काम बताएं और आप दादी के साथ बैठकर आराम करें। चाची जी, हमें माफ कर दीजिए, कहकर सोनू ने घर के सभी लोगों के पैर छू लिए। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। दोस्तों चुप रहना अच्छी बात है। चुप रह करके बड़े से बड़े झगड़े को खत्म किया जा सकता है। चुप रह करके घर को बिखरने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब सवाल अपने खत्म होते अस्तित्व का हो, आपका मान सम्मान दांव पर लगा हो, तो चुप रहना मूर्खता है। सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाना ही हमारे बुद्धिजीवी होने की निशानी है। चुप रहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया है। जिसने भी आवाज उठाई है अन्याय के खिलाफ, उसी ने हर युग में इतिहास बनाया है। घर की चार दीवारी पर हो अगर चुप के ताले, तो अपना ही जीवन कैदी का हो जाता है। घर हो, बाहर हो या हो समाज का कोई भी कोना, गलत को गलत कहने वाला ही एक दिन सही कहलाता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।